You will come to know in this session. We find whom in this session? We find Amit Bhai, we find Indu madam. Here is Sarika madam and Rama ji hai. Just I want to tell you कि in this class we are taking whom? In this class we are taking F.R. Lewis. इस क्लास में हम लोग F.R. Lewis के बारे में बात कर रहे हैं। जो F.R. Lewis है उनका पूरा नाम है फ्रैंक करमॉड लीविस। जो फ्रैंक करमॉड लीविस है वो क्या थे? एक ब्रिटिश क्रिटिक थे। और किस एज के थे? मॉडर्न एज के थे। किसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं? ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ टी एस एलियट एंड आई ए रिचर्ड्स। टी एस एलियट और आई ए रिचर्ड्स का जो ग्रुप रहा है क्रिटिक्स का, उससे बिलोंग करते हैं। इनका अपना जो पूरा स्कूलिंग हुआ है, सॉरी, जो पूरा एक इनका एजुकेशन हुआ है, यू विल कम टू नो, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रहा है। इनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और भी क्रिटिक्स थे। उन सारे लोगों को हम कह सकते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स जो रहे हैं। उनमें से पांच बड़े नाम हैं। एक नाम है आई ए रिचर्ड्स, दूसरा नाम है एफ आर लीविस, तीसरा नाम आपका विलियम इम्पसन। आपको याद होगा कि विलियम इम्पसन ने एक बड़ी किताब लिखी है जिसका नाम है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। वो एम्बिगिटी के बारे में बात करते हैं। तो सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी एक क्रिटिकल बुक है जो विलियम इम्पसन ने लिखा हुआ है। आइए, रिचर्ड्स ऑलरेडी आपके यहाँ सिलेबस में है, जिनकी एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और दूसरी किताब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, जिस आदमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनके कुछ क्रिटिकल एसेज हैं जो आपके यहाँ सिलेबस में है। इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट एसे। एक जनरल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्रिटिक के बारे में कर रहे हैं। हम लोग उसकी उनके उसमें क्या डीप में क्या बताया गया है उस पर भी बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने टी एस एलियट के क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, मेटाफिजिकल पोएट्स को लेके बात किया था, इम्पर्सनल थियरी, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और उसके अलावा ऑल दिस थिंग की ट्रेडिशन से क्या मतलब है और इंडिविजुअल टैलेंट से क्या मतलब है, पास्टनेस ऑफ द पास्ट से क्या मतलब है उनकी नजर में। जहां तक बात होती है कि एफ आर लीविस की, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो एफ आर लीविस है उनका जन्म 1895 में हुआ, 1895 ईस्वी में पैदा हुए हैं। ही डाइड इन 1978, उनकी मौत 1978 में हुई है। अगर आप देखेंगे उनका सारा काम कब आता है? मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज में, स्पेशली मॉडर्न एज जो टी एस एलियट का जमाना था। टी एस एलियट 1965 में मरे हुए हैं, उनकी मौत के करीब जो है 13 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। टी एस एलियट 1888 ईस्वी में पैदा हुए थे, ये 1895 में पैदा हो रहे हैं, तो इस तरह से कंटेम्प्रेरी रहे हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो एज अ क्रिटिक है, ना कि एज अ ड्रामेटिस्ट है, ना कि एज अ नॉवलिस्ट है, ना कि एज अ पोएट है, एज अ क्रिटिक। ये हमें ध्यान में रखना है। क्रिटिसिज्म के फील्ड में उन्होंने क्या किया, उससे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो कारियर है, उन्होंने अपने कारियर की जो शुरुआत है वो कैसे की, और साथ ही साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो जो उनकी एजुकेशन हुई है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज रहा है वहां से उनका, इमैनुअल कॉलेज करके था जो उनका अल्मा मेटर था, वहां से उनका शुरू होता है एजुकेशन। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो है पार्टिसिपेट किए हुए। आई एम टेलिंग यू द जनरल थिंग्स अबाउट दिस मैन, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उनका पार्टिसिपेशन रहा है। और इसके अलावा जो है आप एक चीज और पाएंगे, वो कौन सी चीज रही है? सेकेंड पॉइंट जो आप पाएंगे, द सेकेंड पॉइंट इज दैट हाईली सिग्निफिकेंट, यू विल कम टू नो कि सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि एज अ क्रिटिक वो किससे जुड़े हुए हैं? कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। और उस कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं कि ये लोग आते हैं। एफ आर लिविस ने कई किताबें लिखी हुई हैं, उनमें से जो फेमस रहा है, एक तो न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री रही है। एक उनकी किताब है न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, दैट वाज हाईली सिग्निफिकेंट। और न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री जो उनकी किताब है ये 1932 में आई है। तो क्रिटिसिज्म या एज अ क्रिटिक के रूप में यह उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। मैं इस पर भी बात करूंगा कि उनके क्या क्या वर्क हैं एंड व्हाट ही डिड।
जस्ट आई वांट टू नो, आप सारे लोग मेरे लेक्चर को आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स, या मुझे सारी चीजें मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके लिखवाता चलूं? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? अमित भाई? जी। हाँ, एज अ लेक्चर मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि जितना मैटर है सब आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम लोग एक बेसिक बात कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है। तो आई और अभी जैसे ही क्लास ओवर होगा तुरंत आपको पीडीएफ फाइल में भेज रहा हूँ, तुरंत पीडीएफ फाइल यू विल गेट। सो आई वाज टेलिंग यू कि एज अ क्रिटिक यू विल कम टू नो कि उनका अपना काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। और कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया कि उन्होंने द स्क्रूटिनी नाम का एक जर्नल निकाला था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्नल? द नेम ऑफ द जर्नल वाज द स्क्रूटिनी। द जैसे टीएस एलियट जो है क्राइटेरियन से जुड़े हुए थे, वैसे ये जो है द स्क्रूटिनी नाम के जर्नल से जुड़े हुए थे। उसकी स्पेलिंग है SCRUTINE। उन्होंने इसको फाउंड किया, उसकी नींव डाली, कब डाली, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। दूसरा चीज जो है, जब उन्होंने द स्क्रूटिनी जर्नल डाला तो उस समय के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके बहुत सारे उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स यू विल कम टू नो उस जर्नल में आते हैं, जो एक बड़ा काम माना जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अलावा इनका जो काम रहा है, वह एक काम ये रहा है कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में नया क्या हो रहा है खासकर मॉडर्न एज में। एंड यू विल कम टू नो कि जब मॉडर्न एज के पोएट्स की वो बात करते हैं तो ही एडमायर्ड मॉडर्न, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री में उन्होंने मॉडर्न एज के पोएट्स की बहुत तारीफ की है। और जिन चार मॉडर्न एज के पोएट्स की तारीफ की है, उसमें से एक टीएस एलियट है, दूसरे डब्ल्यू बी येट्स है, तीसरे एजरा पाउंड है, और चौथे जो पोएट आपके हैं वे आपके कौन है, जीएम हॉपकिंस, जीरार्ड मैनले हॉपकिंस। तो न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री जो एक उनका क्रिटिकल, इट्स अ क्रिटिकल वर्क। इन दिस बुक यू विल फाइंड दैट he admires whom he admires modern poet and his poetry and their poetry, modern poets और उनकी पोइट्री को उन्होंने एडमायर किया है। एडमायर करने के पीछे का जो रीजन रहा है, जो कारण रहा है, वह केवल एक ही रहा है। व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द थिंग? यू विल कम टू नो, उन्होंने देखा कि दे स्टार्टेड व्हाट, या दे ब्रॉट सम न्यू थिंग, सिंबल, इमेज और जो तमाम ट्रेडिशनल तरीके थे उस पर उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि दे ब्रॉट सम, मीन्स ही फाउंड इनोवेशन, या एक तरह से पोइट्री में, इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, स्पेशली इन मॉडर्न पोइट्री, ही फाउंड दैट कि या दे डिड सम न्यू थिंग, इन लोगों ने नया काम किया। जैसे फिर बार बार मैं बताऊं, अगर जीएम हॉपकिंस का नाम आता है तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने कर्टस आने शुरू किया? अगर जीएम हॉपकिंस का नाम आता है तो क्या नहीं लगता कि उन्होंने जो है क्या काम शुरू किया हुआ था? उन्होंने स्प्रंग रिदम की बात की, इंस्केप, जो थियरी ऑफ इंस्केप है वो चीजें आती है। अगर डब्ल्यू बी येट्स की आप बात करते हैं तो क्या आयरिश फॉकलॉर को लेकर के, सिंबल को लेकर के, इमेज को लेकर के नहीं बात होती है? अगर टीएस एलियट की बात होती है तो क्या ये नहीं समझ में आता कि इम्पर्सनल थियरी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, फ्री वर्ड्स, जितना भी चीजें हैं, मिथ है, सिंबल है, इमेज है, एल्यूजन है, रेफरेंसेस है, उन सब चीजों को प्लस कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर के, इस वजह से जो है इन सारी चीजों को देख करके यू विल कम टू नो कि दिस मैन, दिस का मतलब एफ आर लिविस ने बहुत तारीफ की है, ही एडमायर्ड दीज मॉडर्न पोएट्स। और जिन मॉडर्न पोएट्स का मैंने नाम गिनाया उसमें से कौन है, चार नाम मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से पहला जिरार्ड मैनले हॉपकिंस, दूसरा डब्ल्यू बी येट्स, तीसरा टीएस एलियट, और चौथा आपका एजरा पाउंड। एजरा पाउंड भी आप जानते हैं कितने बड़े जो है पोएट थे, सिंबोलिस्ट भी थे, इमेज का भी उन्होंने अच्छा खासा यूज किया। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु थे टीएस एलियट के, टीएस एलियट बहुत कुछ उनसे सीखे उन्होंने उस फील्ड में। तो ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट आप ये देखेंगे कि उनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क आता है, उस इम्पॉर्टेंट वर्क का नाम है, वो भी क्रिटिकल वर्क है, वो एक टेक्स्ट के रूप में, बुक के रूप में आता है, वह नावेल पर था, और उसका नाम है द ग्रेट ट्रेडिशन। कई बार पूछा जा चुका है कि द ग्रेट ट्रेडिशन किसने लिखा।
द ग्रेट ट्रेडिशन किसने लिखा है? एफ आर लीविस ने लिखा है। एंड यू विल कम टू नो कि ये जो द ग्रेट ट्रेडिशन रहा है, यह जो है एक तरह से फिक्शनल थियरी, जैसे ई एम फास्टर का एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल जो 1927 में आया हुआ है, जिसमें ई एम फास्टर ने 7 एस्पेक्ट्स पे बात किया हुआ है, वैसे ही आप देखेंगे कि ये पार्टिकुलर चीज रही है। इस पार्टिकुलर चीज का मतलब द ग्रेट ट्रेडिशन। एंड इन द ग्रेट ट्रेडिशन विच केम इन 1948, जो 1948 में आता है, इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ नावलिस्ट की, जो ब्रिटिश नावलिस्ट थे जिन्होंने नावल इंग्लिश में लिखा, उनकी बहुत तारीफ की है। ही एडमायर्ड सम नावलिस्ट, और उनमें एक नाम आपका जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन की उन्होंने बहुत तारीफ की, जॉर्ज एलियट की तारीफ की है, हेनरी जेम्स की तारीफ की है, और जोसेफ कॉनरेड की तारीफ की है। Again, I would like to mention the name of these, and the whole lecture is going to be the whole lecture is recording. After completion, the lecture will come, and I will also send you, and you can also watch this lecture on my YouTube channel. वहां पर भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, वहां पर भी आप इस अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब आप उनके बारे में बात करते हैं, द ग्रेट ट्रेडिशन जो उनकी किताब आई है 1948 में, यू विल कम टू नो कि वह किताब आई है और उसमें किसके ऊपर रही है? नावल के ऊपर रही है। नावल का मतलब वो एक क्रिटिकल वर्क है, जिसको आप कह सकते हैं कि फिक्शनल थियरी। और वह किसके इक्वल कहा जा सकता है? ई एम फास्टर के एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, जो 1927 में आया, जिसमें उन्होंने नावल के 7 एस्पेक्ट बताए थे। द स्टोरी, द पीपल, प्लॉट, प्रोफेसी, फैंटेसी, पैटर्न, रिदम, लेकर के उन्होंने बातें की थी। ऐसे ही उन्होंने कौन सी किताब लिखी? एफ आर लीविस ने, फ्रैंक कर्मोड लीविस ने द ग्रेट ट्रेडिशन लिखा हुआ है। और यह जो द ग्रेट ट्रेडिशन है, यह कब आती है? 1948 में आती है। इसमें उन्होंने 4 ब्रिटिश नॉवलिस्ट की तारीफ की है। किन की तारीफ की है? जेन ऑस्टिन की तारीफ की हुई है, उसके अलावा जॉर्ज एलियट की तारीफ की है, हेनरी जेम्स की तारीफ की है, और जोसेफ कॉनरेड की तारीफ की है। यहां तक पढ़ाने के बाद मेरा आपसे केवल एक क्वेश्चन है कि जो एफ आर लीविस हैं, उनको आप ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में रखेंगे या कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में रखेंगे? एनीवन? या एग्जैक्टली कैम्ब्रिज। अभी जब मैं लेक्चर दे रहा तो मैंने पूरा बताया कि इनको आपको ऑक्सफोर्ड में नहीं रखना है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में रखना है। जस्ट आई वांट टू नो, मैं प्रशांत जी से, सॉरी अमित जी से मैं जानना चाहता हूँ, अमित भाई, कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में और कौन कौन से क्रिटिक्स आते हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किया हुआ है, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया? या नहीं, जब आप इसकी बात करते हैं, नॉट टी एस एलियट, आई ए रिचर्ड्स तो सही है। आई ए रिचर्ड्स का नाम मैंने आपको बताया था, विलियम इम्पसन का नाम मैंने बताया था। आई ए रिचर्ड्स, विलियम इम्पसन, और आपका क्यू डी लिविस, या क्यू डी लिविस, इनका नाम मैंने आपको बताया है। टी एस एलियट को आपको उसमें शामिल नहीं करना है कि वो कैम्ब्रिज में आएंगे। टी एस एलियट इनके कंटेम्प्रेरी रहे। टी एस एलियट क्या रहे? कंटेम्प्रेरी रहे। यू डोंट हैव टू इंक्लूड टी एस एलियट इन आपका कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में। चौथा पॉइंट जो मैं जानना चाहूंगा, रमा ने भी ज्वाइन किया है, सारिका मैडम ने भी ज्वाइन किया। ये क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर से नहीं है, आपको मैं जानना चाहता हूँ कितना आप वो कर रहे हैं, कि हाउ मच यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। एक चीज आप ये बताइए कि जो उन्होंने किस जर्नल को उसका फाउंड फाउंड किया था? ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ पार्टिकुलर जर्नल, उसका नाम क्या था? या द स्क्रूटिनी। टी एस आई सॉरी एफ आर लीविस ने द स्क्रूटिनी नाम के जर्नल को उन्होंने क्या किया हुआ है? उसकी नींव डाली हुई है, द स्क्रूटिनी। टी एस एलियट किस जर्नल से जुड़े थे? क्राइटेरियन एंड द डायल मैगजीन में जो है द सेकेंड कमिंग भी पब्लिश हुई थी। दैट्स गुड, क्राइटेरियन एंड द डायल। मेरा एक आपसे और क्वेश्चन है कि जब आप जो है क्राइटेरियन और द डायल इन सब की बात करते हैं, तो आप टी एस एलियट के तीनों क्रिटिकल एसे का नाम
मैं जिससे पूछना चाहूंगा, रमा जी हैं यहाँ पे? रमा जी, कैन यू टेल मी कि जो टीएस एलियट के तीनों क्रिटिकल ऐसे हैं? हाँ भैया। अ, सा- जी। वह, हाँ, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। वैभव भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन तीनों की डेट क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। रमा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आंसर देने के बाद म्यूट कर लीजिए। वैभव भाई, सारिका मैडम प्लीज म्यूट। सारिका मैडम प्लीज म्यूट। वैभव भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो तीनों क्रिटिकल एसे अभी रमा जी ने बताया है कि ये तीनों क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, और उसके अलावा एक और उन्होंने नाम दिया हुआ है मेटाफिजिकल पोएट्स, इन सब का क्रोनोलॉजी क्या है, इनकी डेट क्या है? वैभव भाई, आर यू गेटिंग माई वॉइस? अमित भाई? जी, तीनों का डेट आप मुझे बताइए। या, दैट्स गुड। या, मेटाफिजिकल पोएट्स 19, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके। अनडाउटली यू आर डूइंग वेरी वेल। और मैं जो है क्या कहते हैं कि गजेंद्र भाई है या उनकी फैमिली है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आई थिंक कि खुशबू, परहैप्स, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो तीनों क्रिटिकल एसे है, इन तीनों क्रिटिकल एसे में आपको कौन कौन से टर्म, एक एक टर्म वहां पे मिलता है, जिस टर्म को लेकर के एक आप कह सकते हैं इसमें इन्होंने ये बातें बताई गई है, जो तीनों क्रिटिकल ऐसे आया हुआ है, उसमें आपको क्या मिलता है, कौन से टर्म? हाँ। या, जी, दैट्स गुड। या, बहुत अच्छा कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में हमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिलता है, और जो कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में आई है, उससे पहले ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी मिलती है। और जो 1917 में आया हुआ है, लास्ट में जो मेटाफिजिकल पोएट्स है, उसमें डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और उसी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब कि सेपरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन, उसी का अगेंस्ट में अगर बात की जाती है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दैट प्रोड्यूसेस गुड पोइट्री, दैट इज फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, स्पेशली मेटाफिजिकल पोएट्स को लेके बात की गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इन तीन क्रिटिक्स को कल तक हमने बहुत कुछ बात करना है। आइए रिचर्ड्स जो आपके आते हैं, आइए रिचर्ड्स ने दो किताबें लिखी हुई हैं, और मैं ये बात जो है इंदु मैडम से जानना चाहता हूँ। इंदु मैडम, मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि कैन यू टेल मी कि उनकी जो दो टेक्स्ट है, जो आपके यहाँ सिलेबस में भी है, उनका क्या नाम है? या, या, दैट्स गुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके अलावा उन्होंने एक और लिखा था, साइंस एंड पोइट्री करके। या साइंस एंड पोइट्री। और जो आइए रिचर्ड्स हैं, या प्लीज म्यूट मैडम, प्लीज म्यूट। आइए रिचर्ड्स जो है, उनका सबसे ज्यादा जो काम है, वो मतलब काम उनका बहुत सारा है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में वी नो इट वेरिएबल, बट एक्सेप्ट इट यू विल कम टू नो। उनका काम मेटाफर को लेकर के है, और लैंग्वेज को लेकर के, डिनोटेटिव लैंग्वेज और कनोटेटिव लैंग्वेज।
आइए रिचर्स को जब बात करेंगे तो वहां पे करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना कि व्हेन यू टॉक अबाउट आइए रिचर्स तो तीन चीजें, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, उनका जो बात होगी वो किस पर होगी, मेटाफर को लेकर के होगी, और लैंग्वेज को, लैंग्वेज में डिनोटेटिव और कनोटेटिव, उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज और आपका रिफरेंशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो विच लैंग्वेज इज साइंटिफिक, विच लैंग्वेज इज डिनोटेटिव, विच लैंग्वेज इज रेफरेंशियल, विच लैंग्वेज इज कनोटेटिव, वी विल टॉक लेटर, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। ये हमने आपको इतना ये बताया कि जिस आदमी को आप स्टडी कर रहे हैं, एफ आर लीविस, ये सब उनके कंटेम्प्रेरी रहे। तो आपको आइए रिचर्ड्स भी सिलेबस में है, टी एस एलियट भी सिलेबस में है, इनके बारे में भी जानना होगा, एफ आर लीविस के बारे में भी जानना होगा। लेकिन एक चीज ये जानना है कि टी एस एलियट कंटेम्प्रेरी रहे हैं, वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े थे, लेकिन आइए रिचर्ड्स क्या थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े होने का मतलब यह है कि आइए रिचर्ड्स, एफ आर लीविस, विलियम इम्पसन, मैंने अभी नाम लिया था विलियम इम्पसन और मैंने उनकी एक टेक्स्ट के बारे में बात किया था। और आपको याद होगा कि विलियम इम्पसन क्यों फेमस है, एक उन्होंने बहुत बेहतरीन किताब लिखी हुई है। कैन एनीवन टेल मी? या सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, या दैट्स गुड, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, ये विलियम इम्पसन का किताब रही है। खुशबू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एम्बिगिटी से क्या मतलब है? खुशबू, आर यू गेटिंग माई वॉइस? मीन्स, मतलब मेरा, मैं गजेंद्र भाई की फैमिली से बात कर रहा हूँ, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिगिटी? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, नॉट के, बट अल्टीमेटली यू वी हैव टू यूज द वर्ड की मल्टीपल मीनिंग। और इसी मल्टीपल मीनिंग के लिए जो वर्ड आया हुआ है, एक और वर्ड आया हुआ, प्लूरिजिग्नेशन। व्हाट द वर्ड आई एम यूजिंग, प्लूरिजिग्नेशन, PLURISIGNATION, प्लूरिजिग्नेशन, मल्टीपल मीनिंग। और इसी के लिए एक वर्ड आया था, पोर्टमैंट्यू। पोर्टमैंट्यू जो वर्ड है, इसको किसने यूज किया था, हम्प्टी डम्प्टी ने। तो आप देखेंगे कि जो एम्बिगिटी है, एम्बिगिटी एक ऐसा टर्म है विच रिफर्स टू व्हाट, विच रिफर्स टू मल्टीपल मीनिंग, विच रिफर्स टू प्लूरिजिग्नेशन, विच रिफर्स टू, आप कह सकते हैं कि हम्प्टी डम्प्टी ने जो वर्ड पोर्टमैंटी वर्ड यूज किया हुआ है। लेकिन एक जो आपने वर्ड अभी हिंदी में कहा कि अनेकार्थी, इससे लगता है आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। तो अनेकार्थी मतलब एक कई शब्द निकलता, कई मीनिंग उसकी निकलती है, बट दैट इज व्हाट प्लूरिजिग्नेशन या मल्टीपल मीनिंग। तो जो सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी है, इट्स अ क्रिटिकल बुक, एंड इट्स अ क्रिटिकल बुक ऑफ हुम, इट्स अ क्रिटिकल बुक ऑफ विलियम इम्पसन। जो विलियम इम्पसन है, ये भी किससे एसोसिएटेड थे, ये भी आपको, ये सॉरी, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स हैं, अगर एक क्वेश्चन आता है कि वे लोग किससे इन्फ्लुएंस थे, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू क्रिटिक्स। वो भी न्यू क्रिटिक्स कौन से, अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स। न्यू क्रिटिसिज्म तो एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें मैंने कहा था मैं आपको रसन फार्मेलिज्म पढ़ाऊंगा। न्यू क्रिटिसिज्म, अब देखिए कैसे एसोसिएटेड है। अभी तक आइए रिचर्ड्स किससे रिलेटेड रहे हैं, आपका कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। अब ये बात हो रही कि जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स है, एफ आर लीविस, आई ए रिचर्ड्स, विलियम इम्पसन, ये सब लोग किससे जो है इन्फ्लुएंस थे, न्यू क्रिटिक्स से इन्फ्लुएंस थे। तो मैं यहाँ न्यू क्रिटिसिज्म पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक लिंक जोड़ा, अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि देवर इन्फ्लुएंस बाय हुम, देवर इन्फ्लुएंस बाय न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिक, स्पेशली अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स। दूसरा चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, उस इन्फ्लुएंस में क्या आप पाते हैं, उस इन्फ्लुएंस में दो चीजें निकलती हैं। एक तो सबसे पहला चीज आता है कि न्यू क्रिटिक्स ने कहा था कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, स्पेशली दे टॉक अबाउट पोइट्री। न्यू क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिक्स जो बात करती है, वो लोग पोइट्री के बारे में बात करते हैं। जब वो लोग पोइट्री के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि टू अंडरस्टैंड पोइट्री इज नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज जो पोइट्री है उसमें मल्टीपल मीनिंग है। मल्टीपल मीनिंग की बात विलियम इम्पसन भी करते हैं, मल्टीपल मीनिंग की बात, मोर देन वन मीनिंग।
मल्टीपल मीनिंग मीन्स मोर देन वन मीनिंग। इसकी बात जो है आइए रिचर्ड्स ने भी कहा, जब वो मेटाफर की बात करते हैं, जब वो लैंग्वेज की बात करते हैं। और इसकी बात जो है कौन करते हैं, इसकी बात आपके जो है एफ आर लिविस भी करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि न्यू क्रिटिक्स दे से दैट कि व्हेन यू आर स्टडीइंग द पोयम, व्हेन यू आर स्टडीइंग द टेक्स्ट, वी शुड गो विद व्हाट। जब आप पोयम की स्टडी करते हैं, जब आप स्पेशली उस टेक्स्ट की स्टडी करते हैं, तो यू शुड फॉलो अ पार्टिकुलर स्टाइल या पार्टिकुलर वे ऑफ स्टडिंग। और वह कौन सा पार्टिकुलर वे ऑफ स्टडिंग है, दैट इज द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आप इस लाइन को लिख लीजिए, ये कई चीज बार ये पूछा जा चुका है कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट यह किससे जुड़ा हुआ है। क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट जो है न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ है। और उससे ये सारे लोग प्रभावित रहे, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लिविस, विलियम इम्पसन, ये जितने भी लोग हैं, दे ऑल बिलीव कि व्हेन यू रीड द पोयम, व्हेन यू स्टडी द पोयम, you should follow a particular way of studying. And what is that way of studying? That way of studying is close reading of the text. किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आप उसको स्लोली पढ़िए, ग्रेजुअली पढ़िए और क्लोज क्लोज रीडिंग करिए। सरफेस रीडिंग ना हो, देयर आर द टू वर्ड्स, नॉट सरफेस रीडिंग कि आप केवल पढ़ते चले गए। क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट का मतलब कि शुड गो विद व्हाट, यू शुड गो विद, आपको किससे जाना है, आपको ये चीज देखने की कोशिश करना है कि क्या क्या चीजें वहां पे है, कामा कहाँ है, पंक्चुएशन कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है। इन सारी चीजों को आपको लेने की कोशिश करना, इन सारी चीजों को आपको समझने की कोशिश करना। सो वी फाइंड फाइंड की क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट को पाते हैं। जी आवाज जा रही है मेरी? या तो आई वॉज टेलिंग यू कि एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। दिस क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट का मतलब कि यू हैव टू गो विद व्हाट, यू हैव टू स्टडी द स्लो प्रोसेस। आप स्लो प्रोसेस आपको लेके चलना है, बहुत फास्ट नहीं करना, सरफेस स्टडी नहीं होना चाहिए, बल्कि डीप स्टडी, स्पेशली पोयम। क्यों? क्योंकि पोयम में जो लैंग्वेज होती है मेटाफोरिकल होती है, फिगुरेटिव होती है, उसमें सिंबल होता है, इमेज होता है, मिथ होता है, और तमाम तरह की चीजें होती हैं, एल्यूजन्स भी है, रिफरेंसेस भी है, प्लस उसका जो भी कामा है, जो उसका फुल स्टॉप है, इट आल्सो गिव्स सम सिग्नल, इट आल्सो गिव्स सम मीनिंग। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है। दूसरा चीज उन्होंने एक और वर्ड यूज किया था, वह क्या था, एक्सप्लीकेशन, EXPLICATION। एक्सप्लीकेशन का मतलब होता है टू रिवील, ट्राई टू फाइंड आउट। जब आप क्लोज रीडिंग करेंगे तभी आपको कुछ उसमें नया मिलेगा, क्योंकि एक लाइन या एक चीजें कई तरह का क्लू देता है, कई तरह का सिग्नल देता है। तो उन्होंने कहा एक्सप्लीकेशन आर क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एंड व्हेन यू फॉलो दिस पैटर्न ऑफ रीडिंग देन यू विल कम टू नो द मीनिंग। ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा कि तब आपको पता चलेगा मीनिंग क्या है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देन यू विल कम टू नो व्हाट, देन यू विल कम टू नो अल्टीमेटली की द फाइनल मीनिंग। नो वन कैन गेट द फाइनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, स्पेशली इन पोयम। आप पोयम की फाइनल मीनिंग को नहीं गेट अप कर सकते, बट यू कैन रीच नियर द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग के नजदीक पहुंच सकते हैं। फाइनल चीजें आपको नहीं पता चलेगा कि यही राइटर कहते हैं। जैसे पहले हम लोग कहते थे पोएट सेज, अरिजीत सिंह, नो, नॉट नॉट पोएट सेज, प्रोबेबली पोएट सेज, प्रोबेबली पोएट सेज, इट सीम्स, परहैप्स, ये जो तरीका है, ये चीजें क्यों? क्योंकि पोएट जब कोई चीज कहता है तो उसकी कई मीनिंग निकलती है। अगर आप ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि पोएट सेज, इट मीन्स कि वो, आपने एक सर्टिफिकेट दिया, यही कहा, इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। जबकि न्यू क्रिटिक्स और ये सारे लोग क्या कहते हैं, नहीं, मल्टीपल मीनिंग होता है। तो इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है कि देवर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू क्रिटिक्स, स्पेशली अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स, जो किस पे विश्वास करते हैं, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एक्सप्लीकेशन या स्लो प्रोसेस ऑफ रीडिंग। आप जब आप पोयम की रीडिंग करिए तो जिस प्रोसेस को आपको एडॉप्ट करना, वह कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, स्लो प्रोसेस ऑफ रीडिंग।
तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा कि इन सब लोगों ने कहा था कि जो वर्क आपका है, जिस टेक्स्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एन ऑटोनॉमस इंटिटी। मेरे शब्द को आप ध्यान में रखिएगा। एनी टेक्स्ट or any poem which you are studying is an autonomous entity। autonomous entity का मतलब सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट। वर्ड ध्यान में रखिएगा। ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ऑटोनॉमस का मतलब जो अपने में खुद उसके इतने राइट्स दिए गए हैं कि वह सेल्फ सफिशिएंट हो। ऐसी टेक्स्ट को उन्होंने कहा कि व्हाट द टेक्स्ट यू टेक, व्हाट द पोयम यू टेक, जो पोयम अपने में क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसी पोयम के इर्द गिर्द ही आपको स्टडी करना, उसी को आपको पढ़ना है। अगर आप ये सोचते हैं उससे बाहर जा करके पढ़ेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट डिड ही सेड सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट या ऑटोनॉमस एंटिटी, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एक्सप्लिकेशन, स्लो प्रोसेस। ये चीजें न्यू क्रिटिक्स और ये सारी चीजें आइए रिचर्ड्स में यहाँ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कुछ चीजें सेपरेट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें रही। तो इस तरह से आप देखते हैं कैसे लिंक जुड़ता जाता है। आइए रिचर्ड्स, एफ आर लीविस, दोनों लोग किससे हैं, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। उनमें एक और नाम जुड़ जाता है, विलियम इम्पसन। और ये सब लोग किससे प्रभावित है, ये आपके न्यू क्रिटिक्स से प्रभावित है। और न्यू क्रिटिक्स में कौन से, स्पेशली एफ आर लीविस जो है अमेरिकन न्यू स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। इन लोगों का यकीन किसमें था, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एक्सप्लिकेशन, और साथ ही साथ आपका किस पर उनका वो था कि सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट। जो टेक्स्ट है, जो पोयम है, वो अपने में क्या है, सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट, कि जिस पोयम को आप लिए हुए हैं, द पोयम विच यू आर स्टडीइंग, आपको उसको समझने के लिए राइटर की बायोग्राफिकल स्टडी नहीं करना है, और आपको उस पोयम को समझने के लिए किसी भी तरह का हिस्टोरिकल पॉइंट नहीं लेना है। टेक्स्ट ही सब कुछ है। When you are studying the poem, you have to only concentrate around the text, the particular poem which you find words on the page, words on the page। अगर कोई किताब है और अगर वो कोई किताब पे जो जितने वर्ड लिखे गए हैं वही आपके लिए पर्याप्त है, उससे बाहर की दुनिया से उसका कोई रिलेशन ना बनाइए। उसके बाहर की दुनिया से आप रिलेशन बना रहे हैं, इसका मतलब यू आर मिस इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट। तो उन्होंने दो चीज को खंडित कर दिया, दे डिस्कार्डेड दीज टू थिंग्स। और वह कौन सा था, बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। बायोग्राफिकल स्टडी का मतलब कि यू डोंट हैव टू मेक एनी को रिलेशन दैट द लाइफ ऑफ द पोएट इज हियर, द लाइफ ऑफ द पोएट इज इन द टेक्स्ट। अगर कोई पोयम, जैसे अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि पैराडाइज लास्ट है, अब पैराडाइज लास्ट में कुछ क्रिटिक से कहते हैं कि जो है वहां पे मिल्टन इज इन एवरी लाइन, या जो सेटन का कैरेक्टर है वह जो है कुछ हद तक मिल्टन से उसके और बीच में रिजेम्बलेंस है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब आप इस चीज को देखते हैं तो पता चलता है या देयर हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने मिल्टन के टेक्स्ट को, पैराडाइज लास्ट को मिल्टन की लाइफ से जोड़ा, तो इसका मतलब आपने कौन सा, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म को आपने लिया। लेकिन इफ न्यू क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आपके सामने पैराडाइज लास्ट की 12 किताबें हैं, वही 12 किताबें आप पढ़िए, उसमें मिल्टन की लाइफ को मत जोड़िए। सेटन को ये ना दिखाइए कि सेटन की लाइफ, जो सेटन का प्रेजेंटेशन है वो उसमें मिल्टन है, या मिल्टन की लाइफ के कुछ लम्हे, मिल्टन की लाइफ की जिंदगी, यू फाइंड वेयर यू फाइंड whom यू फाइंड इन द कैरेक्टर ऑफ सेटन, नो नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो न्यू क्रिटिक्स क्या करते हैं, बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट की डोंट अल्टीमेटली ब्रिंग राइटर व्हेन यू आर स्टडीइंग द टेक्स्ट। राइटर को टेक्स्ट से मत जोड़िए, राइटर खत्म, उसने लिख दिया गया, अब क्या है, टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह ये पॉइंट आता है कि जब आपने टेक्स्ट को अपना सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट मान लिया, तो उसकी जितनी चीजें हैं, कामा, फुल स्टॉप, फ्रे, उसका अपना जो भी पैटर्न है, मेटाफर है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो, उन सारी चीजों को आपको लेकर के बात करनी है या उस पर करना है। तो ये सब प्रोसेस रहा है। इसके अलावा व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस टेक्स्ट, तो एफ आर लीविस ने और क्या किया। एफ आर लीविस ने न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री लिखे, क्राइटेरियन उन्होंने, सॉरी, स्क्रूटिनी जर्नल को उन्होंने फाउंड किया, उसकी नींव डाली।
इसके अलावा आप ये देखेंगे कि द ग्रेट ट्रेडिशन उन्होंने लिखा। द ग्रेट ट्रेडिशन कब आई है? 1948 में आई है, जिसमें उन्होंने जो है जेन ऑस्टिन की, जॉर्ज एलियट की, हेनरी जेम्स की, जोसेफ कॉनरेड की तारीफ की है। ये चीजें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने तमाम तरह की बातें की हैं, और उनका भी ये कहना था कि जो बायोग्राफिकल स्टडी है, जो हिस्टोरिकल स्टडी है किसी भी टेक्स्ट का, उस पर हमें उतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए, या उस पर हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको और ध्यान में रखना है कि जो इनका और वर्क था, उस वर्क में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वह क्या है? रिवैल्यूएशन। एक उनका टेक्स्ट है, रिवैल्यूएशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री। इसके नाम से उन्होंने एक तो किताब आई, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, वो तो आपका 1932 में आई हुई है। लेकिन उसके अलावा जो और किताब आई है, वह आपका क्या है कि वो है रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, यह किताब 1936 में आई है। और इस किताब में उन्होंने 17th सेंचुरी पोइट्री के या 17th सेंचुरी पोएट्स को लेकर के बात की है। न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री में 20th सेंचुरी पोएट्स को लेकर बात करते हैं, और लेट विक्टोरियन पोएट को क्रिटिसाइज करते हैं। ध्यान में आपको रखना है, जो पहली किताब न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री आई है, न्यू बियरिंग्स इन, जो पहली किताब आई हुई है न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, जो 1932 में आई है, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री में उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने मॉडर्न पोएट्स की तारीफ की है, और जो लेट विक्टोरियन है उनको क्रिटिसाइज किया, नंबर वन। नंबर टू, जो अभी बात आपको बता दी जा रही है कि रिवैल्यूएशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री जो 1936 में आती है, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है? इसमें उन्होंने 17th सेंचुरी पोएट्स के बारे में बात करते हैं, और द ग्रेट ट्रेडिशन में उन्होंने नावलिस्ट के बारे में बात किया है। स्क्रूटिनी उनका क्या था? जर्नल था। स्क्रूटिनी उनका जर्नल था। जुड़े किससे थे? कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। प्रभावित किससे थे? न्यू क्रिटिसिज्म से प्रभावित थे। उन्होंने कहा टेक्स्ट का बायोग्राफिकल स्टडी, और साथ ही साथ टेक्स्ट का जो है आपका हिस्टोरिकल स्टडी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे, उनके और वर्क हैं। एक उनका वर्क है द कॉमन परसूट, वो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट है। एक और वर्क है डीएच लॉरेंस नॉवलिस्ट। डीएच लॉरेंस के ऊपर उन्होंने क्या किया? एक किताब लिखा है, उसका टाइटल ही है डीएच लॉरेंस नॉवलिस्ट, इट केम इन 1955। एक किताब उन्होंने और लिखा, क्रिटिकल बुक डिकेंस द नॉवलिस्ट, इट केम इन 1970। डिकेंस द नॉवलिस्ट, इट केम इन 1970। एक और उन्होंने लिखा द लिविंग प्रिंसिपल इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन ऑफ थॉट, इट केम इन 1975। द नेक्स्ट जो उनका बुक है, थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिंग आर्ट एंड थॉट इन लॉरेंस। लॉरेंस को लेकर के अगर आप देखेंगे कि उनका जो काम है डीएच लॉरेंस को लेकर के, और साथ ही साथ आपके डिकेंस को लेकर के, उन्होंने काफी उन पे बात की हुई है। तो उन्होंने एज अ क्रिटिक पोएट्स पे बात किया, नॉवलिस्ट पे। ड्रामेटिस्ट आपको नजर नहीं आ रहे। रिमेंबर दैट, अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि डिड ही टॉक अबाउट ड्रामेटिस्ट, उन्होंने ड्रामेटिस्ट पे बात नहीं किया है, उन्होंने पोएट्स पे बात किया और नॉवलिस्ट पे बात किया है। नॉवेलिस्ट पे जो सबसे बेहतरीन किताब है, वो द ग्रेट ट्रेडिशन, जो 1948 में आती है। उन्होंने चार नॉवेलिस्ट, जेन ऑस्टिन, एजरा पाउंड, हेनरी जेम्स और जॉर्ज इलियट, इन सबको नॉट सॉरी जॉर्ज इलियट को लेकर के उन्होंने बात की, नॉट एजरा एजरा पाउंड। एजरा पाउंड तो पोएट में, तो उस पे उन्होंने किया हुआ है। पोइट्री में जो सबसे बेहतरीन किताब मानी गई, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, जिसमें उन्होंने मॉडर्न पोएट्स की तारीफ की है, लेट विक्टोरियन को क्रिटिसाइज किया है। इंडिविजुअल वर्क जो उन्होंने किया, डीएच लॉरेंस पे एज अ नॉवलिस्ट किया है, और चार्ल्स डिकेंस पर उन्होंने किया हुआ है। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। बाकी जो है यू विल कम टू नो कि 1924 में उन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट की, और उस थीसिस का में उनकी थीसिस जो थी वह किस पर रही? वह जर्नलिज्म और लिटरेचर के रिलेशन को लेकर के रही। इन 1924 उन्होंने अपना थीसिस कंप्लीट किया, और उनका जो थीसिस का टाइटल था, रिलेशनशिप ऑफ जर्नलिज्म टू लिटरेचर। जर्नलिज्म का लिटरेचर से क्या रिलेशनशिप रहा है, उसको लेके। क्योंकि जब वो बात करते हैं जर्नल्स को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के,
तो उसमें उन्होंने इस पर काम किया हुआ है, तो उस पर एक उनका आया हुआ है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आ, जिस जगह पे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब थे तो उनके कई स्टूडेंट थे। उन्हीं स्टूडेंट में से उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से शादी भी किया, और जो एक अच्छी राइटर भी रही है, और उन्होंने लिखा था फिक्शन एंड द रीडिंग पब्लिक करके एक किताब। और एक उनका और स्टूडेंट रहे गॉर्डन फ्रेजर, जिन्होंने क्या किया था, एक प्रेस स्टैब्लिश किया था, उस प्रेस का नाम था माइनॉरिटी प्रेस। तो गॉर्डन फ्रेजर ने एक प्रेस स्टैब्लिश किया, उस प्रेस का नाम है माइनॉरिटी प्रेस। और उसके अलावा ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बताया कि व्हाट यू फाइंड देयर। जहां तक बात है इनकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में इनके जो फादर है उनका नाम हैरी लीविस रहा है। जो मदर रही है केट सैरा मूर रही है। यू विल फाइंड दिस पॉइंट ऑलरेडी, यू कैन गेट इट एनीवेयर, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से कि एक तो इनके फादर हैरी लीविस, और जो इनकी माँ रही है केट सैरा मूर रही है। बाकी इन्होंने कुछ और भी अपने हिसाब से काम किया, और इनका अपना जो कार्य शुरू होता है वह कहाँ से है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में बाद में उनको जो वहाँ पे जॉब भी मिलती है। लेकिन एज अ क्रिटिक ये अपने आप को काफी स्टैब्लिश करते हैं, और ब्लूम्सबरी ग्रुप से भी काफी प्रभावित थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो बड़े नाम है, जिसमें एक नाम आपके ई एम फॉस्टर रहे हैं, और उसके अलावा एक दूसरा आपका वर्जीनिया वुल्फ। तो वहां पर इनकी तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप जो लिटरेरी ग्रुप था, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जितने भी चीजें रही हैं कि उन्होंने मॉडर्न पोएट्स की तारीफ की, विक्टोरियन पोइट्री पोएट्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था इमैनुअल कॉलेज में, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज रहा है। और बाद में डाउनिंग कॉलेज में उनको फेलोशिप मिलती, वहां पे वो अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। वर्ल्ड वार में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एक मैंने लाइफ स्केच और उनका रिलेशन टी एस एलियट से कैसे रहा है, आइए रिचर्ड से कैसे रहा है, विलियम इम्पसन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने मॉडर्न पोएट्स में किसकी तारीफ की है, नॉवलिस्ट में किसकी तारीफ की है, ड्रामा पे इनका कोई काम नहीं रहा है, इनके जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने आज आपको क्लास में रखा। इन नेक्स्ट क्लास, जो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि इनके प्लस जितने और क्रिटिक्स हैं, उन सबकी जो क्रिटिकल ऐसे आपके यहाँ प्रिस्क्राइब है उसमें क्या बात की गई है। जैसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है, आपको ये भी समझ में आ गया हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव रहा है, आपको ये भी समझ में आ गया कि जो आपका मेटाफिजिकल पोएट्स है उसमें किसको बात की गई, ये चीजें रही है। लेकिन आइए रिचर्ड्स का जो जो आपका जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, और जो आपका एक और उनका बुक रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और उसको लेकर के प्लस इनके एफ आर लीविस के जो दो एसेज हैं उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक इनका क्रिटिसिज्म का डिफिनीशन है, जो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको लिखवाऊंगा, आप उसे लिख लीजिए, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, वो पूछा जा सकता है। तो जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड एंड ट्राई टू राइट डाउन इट, नोट डाउन इट, एंड दैट इज व्हाट कि इनका जो डिफिनीशन रहा है खास करके क्रिटिसिज्म को लेकर के, तो एफ आर लिविस ने क्या कहा है उसे आप नोट कर लीजिएगा। उन्होंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू लिविस, अकॉर्डिंग टू लिविस द बिजनेस ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक, ये डिफिनीशन काफी सिग्निफिकेंट है और ये आपको लिखने की जरूरत है। मैं नहीं कहता लर्न करना, बट समझना है। द बिजनेस ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक, द बिजनेस ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक इज टू अटेन अ peculiar is to attain a peculiar completeness of response
completeness of response, and to observe and to observe a peculiarly strict relevance, a peculiarly strict relevance, strict relevance in developing his response, in developing his response into commentary. और भी उन्होंने बातें की हैं, मैं थोड़ा सा डॉट करके वो कर दे रहा हूं। आगे वो लिखते हैं कि हिज फर्स्ट कंसर्न इज, his first concern is to enter into possession, to enter into possession, to enter into possession of the given poem, of the given poem in its concrete fullness, in its concrete fullness, and his concern is never, and his concern is never to lose his completeness of possession, to lose his completeness of possession, but rather to increase it, but rather to increase it. यू विल कम टू नो कि हमने इस पे बात किया। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक एक शब्द को कि व्हाट डिड ही मीन। देखिए, अकॉर्डिंग टू लिविस, लिविस ने कहा कि जो बिजनेस है, किसका बिजनेस है? लिटरेरी क्रिटिक का। कोई भी जो क्रिटिक, तो कोई भी हर सब्जेक्ट के डिसिप्लिन के हो सकते हैं। जो लिटरेरी क्रिटिक है उनका अपना कुछ बिजनेस है, और उस बिजनेस में उन्होंने कहा कि द बिजनेस ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक इज टू अटेन अ पिक्यूलियर कंप्लीटनेस। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जो बिजनेस है, टू अटेन अ पिक्यूलियर कंप्लीटनेस ऑफ रिस्पॉन्स। उन्हें जो रिस्पॉन्स देना है, या एज अ क्रिटिक आपसे उम्मीद की जाती है कि किसी भी वर्क को जिसे आप पढ़ रहे हैं उस पर आप एक बेहतरीन रिस्पॉन्स देंगे। जब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतरीन रिस्पॉन्स देंगे, तो उस रिस्पॉन्स को क्या होना है? इज टू अटेन अ पिक्यूलियर कंप्लीटनेस ऑफ रिस्पॉन्स। और आपका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए? पिक्यूलियर और कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज को लिया, आधा अधूरा पढ़े और उसके बाद जो है बस जैसे और लोगों ने बात किया वही आपने कह दिया। नहीं, बीइंग अ क्रिटिक, इफ यू हैव टेकन द वर्क ऑफ एनीवन, तो आपको कुछ पिक्यूलियर रिस्पॉन्स देना और एक कंप्लीटनेस उसमें आना चाहिए। आधी अधूरी बातें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने कहा वही उसने किया। अगर आप क्रिटिक हैं तो यू हैव टू गो, यू हैव टू रीड एंड फाइंड आउट व्हाट न्यू थिंग यू फाइंड।
जैसे कि अगर जो है कबीर दास जी कुछ भी नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा आज भी उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो कबीर दास जी के बारे में ऐसा नहीं कि सारे क्रिटिक्स एक ही बात कहे होंगे कि वे समाज सुधारक थे। जितने क्रिटिक्स आए होंगे उनको अलग अलग ढंग से कुछ ना कुछ नई चीजें निकल उनकी उनके बारे में पता चली होगी। तो टू अटेन अ पिक्यूलियर कंप्लीटनेस ऑफ रिस्पॉन्स एंड टू ऑब्जर्व, साथ ही साथ एक वर्ड उन्होंने लिखा ऑब्जर्व करना, द ड्यूटी ऑफ द क्रिटिक इज ऑल्सो ऑब्जर्व। अगर वह ऑब्जर्व नहीं करते इसका मतलब कि ही इज नॉट अ गुड क्रिटिक। इट मीन्स दैट की पिक्यूलियर रिस्पॉन्स एंड ऑब्जर्व। या प्लीज म्यूट, समवन हैज अनम्यूटेड, परहैप्स सारिका मैडम या एनीवन, आई डोंट नो। एंड टू ऑब्जर्व अ पिक्यूलियरली स्ट्रिक्ट रेलिवेंस, और उसी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है जो पिक्यूलियरली जिसका रेलिवेंस हो। ऐसा नहीं कि आपने केवल बस ऐसे ही जो पहले से चली आ रही हो। वट एवर यू टॉक, वट एवर यू ऑब्जर्व द थिंग्स, यू हैव टू गो विद दोज पॉइंट्स एंड, लेकिन उसका एक रेलिवेंस होना चाहिए इन डेवलपिंग हिज रिस्पॉन्स। और आपको अपना खुद का रिस्पॉन्स देना चाहिए, ना कि द रिस्पॉन्स गिवन बाई प्रीवियस क्रिटिक या फॉर्मर क्रिटिक्स जो ने जो दिया उसी को आपने ले लिया, वही बात आप करें, नया आपने किया। जैसे अगर कोई चीज, यही तो होता है रिसर्च की खासियत क्या होती है। मैंने भी रिसर्च किया, उसके पहले भी उसी टॉपिक पर लोगों ने रिसर्च किया। तो जो रिसर्च पहले, जिसने उस रिसर्च को जहां छोड़ा था, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसके आगे कुछ उसमें नया ऐड करें। अगर हमने नया ऐड नहीं किया तो हमारा क्या रिसर्च है? दैट्स नॉट अ रिसर्च एट ऑल। वो चीज तो कॉपी पेस्ट हो गई, समवन हैज डन एंड आई कॉपीड एंड जस्ट आई चेंज माई लैंग्वेज एंड डिड द सेम थिंग। नो, नॉट एट ऑल। हमसे पहले जितना रिसर्च उस पर हुआ है, उस रिसर्च को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना, समथिंग वी हैव टू ऐड, कुछ नया क्वेश्चन, कुछ नया प्रॉब्लम, कुछ नया सॉल्यूशन लेकर के आना है, तब वो चीज रिसर्च होगा। बाकी की जो पहले ने किया है वो तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो रेलिवेंस है, जो उसका डेवलपिंग आपका जो रिस्पांस है, वह चीज आना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? इनटू कमेंट्री, वो एक कमेंट्री के रूप में, कि आप लोगों को बताएं। कमेंट्री का मतलब कि यू हैव टू टेल अदर कि या आई डिड दिस थिंग एंड इट्स अ न्यू थिंग इन माय रिसर्च, और ये चीज, ताकि वो चीज लोगों को अच्छी लगे। फिर उन्होंने कहा कि जो क्रिटिक है उसका पहला कंसर्न क्या है? हिज फर्स्ट कंसर्न इज टू इंटर इनटू पोजीशन। हर चीज पर उसको पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन इन द सेंस कि जो 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 क्रिटिक है उसको वाइड नॉलेज हो, और जिस चीज को वह ले रहा है उसको एकदम से डीप डीप स्टडी करे, उसको उसका उस पर पोजीशन, उस पर उसको एक डीप नॉलेज हो, उसकी स्टडी करे, तब वो अपने रिस्पांस को दे ऑफ द गिवन पोयम। जो पोयम पर आप बात कर रहे हैं, और उसका पोजीशन आपका होना चाहिए, कि आप इस पोयम के ओनर हैं, आप इसके मालिक हैं, और आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए एक दिया गया है, और उसकी डीप स्टडी, आपको उस पर एक वाइड नॉलेज होना चाहिए। और इन इट्स कंक्रीट फुलनेस, और आप पोयम को कंक्रीट रूप में देखिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट के रूप में। ये ना सोचिए कि उसका उसमें क्या आइडिया बताया गया है। उसका जो वर्ड्स ऑन द पेज, वही जो मैंने आपको बताया कि जो नजर आ रहा है, कि आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है कि ये पोयम है, डोवर बीच है, इसमें लिखा गया है, जो लिखा गया है उस पर आप बात करिए। जो नहीं दिखाई पड़ रहा उसके पीछे ना जाइए कि इसमें डोवर बीच में एलिजाइक नोट मिल्टन ने किया तो उनका एज ऐसा, सॉरी अर्नॉल्ड ने किया तो अर्नॉल्ड का एज ऐसा रहा होगा, अर्नॉल्ड की लाइफ ऐसी रही होगी। डोंट ऐड द लाइफ ऑफ अर्नॉल्ड व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग डोवर बीच। आपके लिए डोवर बीच ही सब कुछ है, अगर उसमें जो दिया गया है उसको आप जोड़िए, उससे देखिए। हिज कंसर्न इज नेवर टू लॉस हिज कंप्लीटनेस, और ध्यान में रखना कि क्रिटिक को कभी भी अपनी कंप्लीटनेस को लॉस नहीं करना है। लॉस ऑफ पोजीशन, उसको अपनी पकड़ उस पर बनाए रखनी, कि उसको वाइड नॉलेज है, वो जो बात कह रहा है बहुत ही एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कहे। ऐसा ना हो कि सारी बातें हवा हवाई, डोंट मेक कैसल इनटू एयर, इस तरह की ना हो। उसका एक ग्राउंड हो, लॉजिक हो, और उसको लेकर के वो बात कहे। बट रादर टू इंक्रीज इट, और उसमें नई चीज का इजाफा करना है, नई चीज कुछ बतानी है, बढ़ानी है, और उसको अपना पोजिशनशिप को लॉस नहीं करना, बल्कि पोजिशनशिप को उसको और आगे लेके चलना। मे आई नो, डिड यू गेट द पॉइंट? कैन यू रिस्पॉन्ड मी?
Not getting the response of anyone. हाँ, ये जो इंटरप्रिटेशन था, ये जरूरी था कि इनका जो कोटेशन है उन्होंने क्या कहा। तो इस तरह के जितने भी कोटेशन जो अभी उनके, और एज अ क्रिटिक, अभी तो हमने केवल जो स्टडी आपको कराया है वो इस पर हमने बात कराई है कि आपको अल्टीमेटली मैंने ये बताया है कि जो क्रिटिक वो है उन्होंने क्या किया एज अ क्रिटिक, उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे रहा, किस ढंग से रहा। और एक फैक्ट पहले मैंने आपको दिया, फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट न्यू थिंग ही डिड, द ग्रेट ट्रेडिशन, न्यू बियरिंग सिंग इंग्लिश पोइट्री, स्क्रूटिनी, डी एच लॉरेंस। और उसके बाद मैंने आपको बात किया चार्ल्स डिकेंस। और मैंने बात किया कि ड्रामा में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, कंटेम्प्रेरी ऑफ आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, और आपको कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म। फिर लास्ट में मैंने ये बताया कि इन्होंने एक क्रिटिक के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप क्रिटिक हैं तो सबसे पहले आपको पोजिशनशिप आपके अंदर होना चाहिए। पोजिशनशिप का मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि द पार्टिकुलर पोयम विच यू हैव टेकन टू क्रिटिसाइज या फॉर स्टडिंग, यू हैव वाइड नॉलेज, यू नो इट वेरी वेल, एंड वट एवर द पॉइंट यू आर गिविंग यू हैव टू गिव विद वट यू हैव टू गिव विद, एक तरह से आपको आर्गुमेंट के साथ देना है, ग्राउंड जो आपका हो वह लॉजिकल हो, वह जो है नो वन इज गोइंग टू डिस्कार्ड इट, कोई इसको काट ना सके, और बहुत ही एक कमेंट्री वाली चीजों में। और आपको उसमें इंक्रीज करना है, आपको अपनी पोजिशनशिप को लॉस नहीं करना है, लगातार आपको लगना चाहिए कि यू आर अ क्रिटिक एंड यू हैव वाइड नॉलेज ऑफ दिस पार्टिकुलर पोएम एंड अदर थिंग। तो ये एक उनका डिफिनीशन था जो क्रिटिक्स को, लिटरेरी क्रिटिक्स को लेकर के उन्होंने दिया हुआ था। तो आई थिंक कि आज की क्लास से हम लोगों ने जो रियल क्लास होती है जिसपे सारे टॉपिक्स को हमें लेने हैं, उसको आज से हमने शुरू किया। और अभी हमारे साथ जो है गजेंद्र भाई की फैमिली है, रमा जी भी हैं, अमित भाई भी हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, वैभव भाई भी हैं। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की क्लास शाम को रखना चाहता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो मुझे भी आते आते टाइम हो जाता है, तो थोड़ा सा ये रहता है कि मैं भी कोई ना कोई शाम को काम निकल आता है, और उस वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि इसको शाम को रखा जाए। तो शाम को जब मैंने 7:30 का कहा तो कुछ लोगों का आया नहीं सर 7 बजे, मुझे भी लगता है 7 बजे का टाइम बहुत अच्छा समय है। 7 से लेकर 8:30 9 तक मैं आपकी इसको और बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे। आपकी क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहूंगा एक दिन में, जितना ज्यादा से ज्यादा बात हो सकती है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का, या कभी कभी सेशन, दो दो सेशन भी, संडे को जैसे अगर हम लोग फ्री रहेंगे तो 2 सेशन लिया जा सकता है। क्योंकि एक्चुअली में फैमिली हमारी भी बाहर है, तो मैं हर सैटरडे को घर जाता हूँ, तो सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन संडे को जब मैं घर पे रहूंगा तो आपकी क्लास मैं ले लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में कल अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, बड़ी क्लासेस लेंगे, जिसमें आइए रिसर्च भी कल हम कंप्लीट कराएंगे, टी एस एलियट का भी और थोड़ा सा बात करेंगे। और ये तो एक तरह से इन तीनों क्रिटिक्स को मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं पूरा कवर करा दूं आपका। बाकी आपकी सजेशन मैं जानना चाहता हूँ टाइमिंग को लेकर के, और क्लास को, कि जो चीजें आज आपके सामने पेश की गई, कोई प्रॉब्लम, क्या ये मेथड सही है, इसी तरीके को लेके हम लोग चलें। यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स। क्योंकि हमारा आपसे डिस्कशन करना जरूरी है। बाकी जो नोट्स बना है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैंने बताया कि एफ आर लिविस पे जितनी भी बातें अभी तक पढ़ाई गई वो सब नोटेड है, अभी तुरंत जैसी क्लास खत्म होगी भेज देंगे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो 7 बजे का टाइम मैं रख रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। अमित भाई, आप लोगों में से कि और लोगों की राय, जितने लोग भी हैं। अमित भाई आवाज जा रही है? जी जी। सात, हाँ 7 बजे, चूंकि आप लोग सारे लोग इम्प्लॉई हैं तो हमें पता है कि आते आते 4 बज जाता है। उसके बाद कॉलेज में इतनी सारी चीजें, प्रॉब्लम्स होती हैं कि वहाँ लेक्चर देना, फिर काम करना, फिर उसके बाद आकर के खुद अपना चीजें, सारा चीजें मैनेज करना। तो मुझे लगता है कि मैं भी इस टाइम काफी रिलैक्स में रहता हूँ, एंड आई हैव एनफ टाइम, आई कैन गिव यू, काफी समय दे सकता हूँ। तो ये 7 बजे का, और क्लास का जो है मेथड, इसी मेथड पे हम लोगों को चलना चाहिए।
हाँ, जो कठिन चीजें आएंगी वो व्हाइट बोर्ड शेयर करके, खासकर कोई स्टेटमेंट होगा, जैसे अभी व्हाइट बोर्ड शेयर किया गया है, आपको लिखवाया गया है, वैसे उसको लिखवा करके एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ चीजें लेक्चर के थ्रू, कुछ चीजें नोट्स के थ्रू। खुशबू जी सेइंग समथिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही खुशबू जी। नॉट गेटिंग योर वॉइस। रमा। ठीक है, सारिका मैडम। सारिका मैडम का नहीं। अच्छा, खैर, आप लोग अपने और रिस्पांस को दे दीजिएगा, ताकि जो लोग और ग्रुप में जुड़े हैं उनका भी रिस्पांस मिल जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्लास एंड अदर थिंग। खुशबू जी, यू आर सेइंग समथिंग, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, नॉट गेटिंग योर वॉइस। मैं सेशन को यहीं क्लोज कर रहा हूँ। वी विल मीट टुमारो, कल का आपका एक होम। जी सारिका मैडम। जरूर जरूर कर देंगे, जरूर कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कर दूंगा, जो जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जो टीएस इलियट का रिकॉर्ड है उसको भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, कर देंगे। एक्चुअली एक्चुअली में मैडम ये है ना कि जो टीचमेंट पे भी है वो 24 घंटे में, कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड होगा 24 घंटे में आ पाता है, तो जैसे ही आएगा मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और इंदू मैडम भी जुड़ी है। इंदू मैडम, आप बता सकती हैं कि द सेम मेथड, द सेम थिंग, द सेम टाइमिंग। हाँ, 7 बजे से, 7 बजे से। हाँ हाँ, उससे बड़ी। ओके ओके, और क्लास का जो मेथड है इसी मेथड पे चलना है। ओके ओके ओके, दैट्स ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो यू कैन जस्ट। ओके 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 ओके, दैट्स गुड। ठीक है, ओके, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो।